कैफ टू मोस्टली पीआरसी करके आए हैं। ठीक है। कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम सजाद अहमद मलिक है। मेरा बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी से है। मेरे कुछ आर्टिकल मेरी एक बिग फोर में से एक फर्म में कराची में है और कुछ आर्टिकल मेरे इधर लाहौर में है। कराची में कुछ हालात ऐसे थे, बट अगर पॉसिबल हो तो इसको बंद कर दिए। जज़ाक। तो कुछ आर्टिकल्स मेरे कराची से और कुछ लाहौर से हैं। आर्टिकल्स करने के बाद कोई 10-12 साल से मैं कुछ अर्सा रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करता रहा हूँ, जिसको वो गज़टेड ऑफिसर वगैरह कहते हैं। तो उसके कुछ साल 2 साल सरवाइव किया गवर्नमेंट जॉब में। उसके बाद मैंने मूव कर लिया प्राइवेट में। प्राइवेट सेक्टर में कुछ अर्सा जॉब की और उसके बाद अपनी फर्म स्टार्ट की। अब मेरी फ़र्म जो है वो एक ऑफ़िस लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में और एक कराची में। एक मेरी फ़र्म का ऑफ़िस शारजा, एक सऊदी अरब है। और अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं मूव करने की यूएसए और यूके में, ताकि उसकी मार्केट को भी हम वो करें। तो ये एक छोटा सा बिज़नेस है मेरा। इसके अलावा भी थोड़े बहुत जो है बिज़नेस में टांग अड़ाई हुई। जहाँ तक टीचिंग का ताल्लुक़ है तो टीचिंग बचपन से कर रहा हूँ मैं। टीचिंग मतलब प्रोफेशन नहीं है, पैशन है। जब मैं 6th क्लास में था तो मैं 5th क्लास को पढ़ाता था एंड सो ऑन। मतलब मैं थ्रू आउट अपनी जो एजुकेशन है वो भी एक्सपेंसेस वगैरह टीचिंग से वो किए। ए लेवल को पढ़ाया, बीकॉम एमबीए को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। इस वजह से मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ एलएलबी भी है। लॉ को मैं पढ़ाता रहा हूँ बड़ी देर तक। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ये भी लॉ ही है। एसीसीए, एलएलबी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और इसी तरह से बाकी इकोनॉमिक्स में मेरा जो है एमफिल और आगे पीएचडी की तरफ जा रहे। और जो है इसी तरह से कुछ थोड़ी बहुत और क्वालिफ़िकेशन भी है। टीचिंग जैसे मैंने कहा जो है वो प्रोफेशन नहीं है, पैशन है। पढ़ाते रहा हूँ। अब अल्लाह का शुक्र है रोज़ी रोटी के काफ़ी सारे और सिलसिले भी हैं, बट स्टिल टीचिंग जो है वो फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। तकरीबन 1 से 2 बजे तक मैं राइज़ होता हूँ। राइज़ से पहले मैं कुछ देर रहा हूँ पैक में, कुछ देर सीएफई में, जब अदरान रशीद साहब सीएफई के साथ थे तो तब, और 1-2 और कॉलेजेस में भी मैं कुछ देर टीचिंग करता रहा। तो टीचिंग क्या करता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ पीआरसी लेवल पे और कैफ पे बीला कभी कभार, और कंटिन्यूसली जो मैं पढ़ा रहा हूँ टैक्स और ऑडिट पढ़ा रहा हूँ। फ़ाइनल में कभी कभार जो टाइम की अवेलेबिलिटी पे होता है, ज़ाहिर बिज़नेस को टाइम, कभी कभार मैं फ़ाइनल में जो एडवांस टैक्स है आपका वो पढ़ा लेता हूँ और कभी जो कॉर्पोरेट लॉ है वो पढ़ा लेता हूँ। तो बस ये थोड़ा सा मेरा एक तारुफ़ है। बस ये है कि आप पढ़ने लगे हैं, मतलब दुनिया ज़िंदगी में 2 काम सीखे हैं, एक पढ़ाना और एक बिज़नेस करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही कर रहे हैं। पढ़ाने में भी 2 हैं जो जिसमें मेरे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स केपीएमजी इस्लामाबाद में से मैंने इस वजह से जॉइन नहीं किए थे कि वो सिर्फ मुझे एक ही डिपार्टमेंट में रख रहे थे ऑडिट में। मेरा ये था कि मैं टैक्स भी सीखना है और ऑडिट भी सीखना है। यही 2 काम सीखे हैं, टैक्स और ऑडिट, और यही 2 काम कर रहे हैं। टैक्स कर रहा हूँ मैं और ऑडिट कर रहा हूँ अपनी फर्म्स के लिए, और यही 2 काम पढ़ा रहा हूँ, टैक्स और ऑडिट। ठीक है। तो कुछ लॉ की अंडरस्टैंडिंग में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आते हैं। लॉ एक प्योर एलएलबी वालों का सब्जेक्ट है तो फिर एलएलबी कर लिया। मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, मतलब उसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और इसी तरह से बस चल रही है ज़िंदगी। ठीक है। तो ये सारा तारुफ़ कराने का मकसद कोई आप पे कोई बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, रौब डालना नहीं है। बस ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो। इवन कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये 2025 को समझ लें, बजट आ गया, अप्रूव हो गया। अब ये 1/7
2025 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो अटेम्प्ट आती है वो आती है आपकी सितंबर 2025 की। उसमें ये टेस्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि 7, 8, 9, ठीक है, सितंबर 9वां महीना, ठीक है। तो शर्त ये है कि जो ला आए वो 4 मंथ तक, यानी तक का पीरियड हो, मतलब 4 महीने पहले आए तो वो किसी पे लगेगा। अब अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी आपको जो कानून पढ़ाया जाएगा वो कब आया था, यानी 30/6/2025 को मंजूर हुआ, जिसको बजट कहते हैं, और उसके बाद वो फाइनेंस एक्ट बनता है। 1/7/2025 से वो इम्प्लीमेंट हो गया। बट आपसे जो पिछली अटैम्प्ट थी उनको वो नहीं टेस्ट किया। क्यों? क्योंकि वो कितने 4 महीने का टाइम मांगता है। एग्ज़ाम कहता है 4 महीने पहले जो चीज़ आई हो वो टेस्ट होगी। तो ये पिछली अटैम्प्ट जो थी वो पुराने कानून के मुताबिक थी। और आपको कौन से वाला होगा, ये वाला ला किस पे होगा, अभी आपकी कौन सी होगी, मार्च 26 वाली अटैम्प्ट। इस अटैम्प्ट में ये वाला कानून लगेगा। तो जितने भी टीचर्स होते हैं, यूजुअली सारे टीचर ठीक पढ़ाते हैं, बिल्कुल सारे सही पढ़ाते हैं। थोड़े से मैं मतलब बस एक एडवांटेजेस बात कर रहा हूँ कि ये मार्च 26 वाले आपको जो पढ़ाएंगे तो वो नए कानून के मुताबिक पढ़ाते हैं। मतलब ये बात समझ आ गई कि इस अटेम्प्ट पे ये वाला कानून नहीं लगा था। हालांकि प्रैक्टिकली तो चल रहा था। प्रैक्टिकली तो कब इंप्लीमेंट हो गया, ये 1 जुलाई को हो गया 25 को, लेकिन हमारे सिलेबस में कब आएगा, मार्च 26 आप लोगों को। लेकिन चूंकि मैं तो प्रैक्टिकली टैक्स कर रहा हूं, मेरे पास पाकिस्तान की जो सबसे महंगी आइसक्रीम है वो मेरा क्लाइंट है, बहुत बड़े ज्वेलर्स मेरे क्लाइंट हैं, लॉजिस्टिक्स मेरे क्लाइंट्स हैं, तो हमने तो उनको पहले दिन से इम्प्लीमेंट करवाना है। तो फिर एक फर्म में जाते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो हमें तो ये इसी 7वें महीने में ही ये सारा ला किस पे आ जाता है, फिंगर टिप्स पे, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जो टीचर होगा वो अक्टूबर से सितंबर से स्टार्ट होगा, यानी जो मतलब पढ़ाते वो भी ठीक है, मैं कभी किसी को गलत नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो ला हम बताएंगे, अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, तो आपको ही स्टार्ट करवाना है ना, ठीक है। तो टीचर इधर से स्टार्ट करवाता है, जो प्रैक्टिस में होता है बंदा वो इधर से स्टार्ट हो जाता है। अब यहां पे ये कानून आया और 18/7 से फिर उसमें चेंजेस आई, फिर उसके बाद 26/7 को फिर चेंजेस आई। एक चैनल है सैम स्पीक्स, SPA, और 786 करेंगे तो वो यूट्यूब। आप देखेंगे ये सारी चेंजेस वहाँ पे मैंने डिस्कस की हुई हैं कि ये कानून आया, इसका, बल्कि इससे बिफोर, यानी कि बजट में क्या क्या चीज़ें आनी है वो हम डिस्कस करना शुरू हो जाती है। टैक्स में कौन कौन सी कानून चेंज होंगे और उनका आम लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, डिस्कस। तो ये एक यूट्यूब चैनल है, इसको लिख लें। और सिर्फ इस बात को वो करने के लिए, क्योंकि पहले ये बातें हमें नहीं करनी पड़ती थी। हमें क्यों कहनी पड़ती है कि मार्केट में है कंपटीशन। पहले एक कॉलेज होता था हमारे ज़माने में, जो पढ़ा देते थे हम कहते थे ठीक है। तो अब एक कॉलेज नहीं है। तो जैसे अब हॉस्टल में जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, 10वीं दफ़ा कह रहा हूँ, सारे टीचर ठीक पढ़ा रहे हैं जो जिससे पढ़ रहा है। लेकिन मुसीबत ये होती है, एम्बेसडर और पता नहीं क्या क्या शिप आ जाती है, कोई फलां कर रहा है, कोई चीज़ों को बड़ा कंसाइज करके बता रहा है, जी ये वो सारे ठीक पढ़ा रहे हैं। तो आपका टीचर भी बड़ी देर से इस लॉ को डिस्कस कर रहा होगा, और ये हर्फ बाई हर्फ, इवन ये लॉ कब बना था, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस किस इंडस्ट्री पे इसका क्या इम्पैक्ट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे किस पे होता है, फिंगर टिप्स पे होता है। ठीक हो गया। तो आपने कभी भी कोई आपसे पूछे, डाउट नहीं करना। ठीक हो गया। तो इसमें से एक, जिस तरह से एक 7E नाम का सेक्शन है, वो हमने कुछ लोगों ने मिलके गवर्नमेंट पे उसके खिलाफ केस किया कि ये वाला कानून प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव, 2 इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट होता है आज कानून आया, आज से आगे लगेगा। वो गवर्नमेंट ने कहा ये आज से पीछे लगेगा। तो जो हाई कोर्ट में गए बंदे कि ये कानून सही नहीं है,
और ये फ़लाँ कानून से कंट्राडिक्ट करता है, मैं उनमें एक शामिल था। और अभी भी वो हाई कोर्ट से तो हम जीत गए थे, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में वो वाला कानून पेंडिंग है। तो एक तो लॉ आपको इंशाल्लाह अपनी पूरी सेंस के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी भी जो पढ़ा रहे हैं वो सारे ठीक पढ़ा रहे हैं। खैर वापस आते जहाँ से इंट्रोडक्शन चला था, ठीक है। तो पिछले को 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं टैक्स और ऑडिट और किसी हद तक कॉर्पोरेट लॉ। आपका जो सब्जेक्ट है कैफ 2, इसका नाम चेंज हुआ है। पहले ये टैक्स प्रैक्टिस था, अब ये टैक्स प्रैक्टिस के साथ कंप्लायंस है। कंप्लायंस, तो इस नाम के चेंज होने से थोड़ा बहुत इस पे सिलेबस पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें लगता है एग्जामिनेबिलिटी पे क्या पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमने आपको पढ़ाना। जैसे आपको एग्जांपल दूं, अभी जिन्होंने पेपर दिया है मेरे वाला, ठीक है, वो हुआ क्या था, पिछले कुछ 4 या 5 अटैम्प्ट से मुसलसल वो न्यूमेरिकल ज़्यादा दे रहा था, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि ये प्रैक्टिस जो है ख़त्म होने वाला है और क्या शुरू होने वाला है, टैक्स कंप्लायंस। तो इस दफ़ा थ्योरी ज़्यादा देगा। खैर अब बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे इख्तलाफ भी करते हैं, मैं थ्योरी पढ़ाई जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी करवाए, लेकिन ऑलमोस्ट पहले वो दे रहा था न्यूमेरिकल तकरीबन कोई 85% और थ्योरी 15 पे आ गया था। लेकिन मैंने उनको 50-50 तैयारी की। एग्जैक्टली 49% उसने थ्योरी पूछी पिछले पेपर में। ये मतलब एक वो होता है। और पिछली 5-7 अटैम्प्ट में वो क्या पूछ रहा था, न्यूमेरिकल ज़्यादा। 5 अटैम्प्ट पहले एक बनाया था, क्या नाम है उसका, मॉक पेपर से पहले आप मॉक, तो मैंने 85 नंबर का न्यूमेरिकल डाल दिया। अब स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, बाहर निकलते सर दे क्या वो 50% थ्योरी पूछ रहा था, आप न्यूमेरिकल। तो मुझे लगता है इस दफ़ा वो किसकी तरफ जाएगा, न्यूमेरिकल की तरफ जाएगा, ठीक है। हमें कोई पता नहीं होता, किसी टीचर को कोई पता नहीं होता आई कि आपने क्या टास्क करना है, बस उसकी जो है पिछली जो प्रैक्टिस चली होती है या जैसे मार्केट में चेंजेस है उसके मुताबिक हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे। एग्जैक्टली 84 के पता नहीं 86 नंबर का 1 नंबर का फ़र्क था, उसने न्यूमेरिकल ही पूछा, ठीक है। तो अब ये सारा आपको क्यों बता रहे हैं ये कि हम ही आपके लिए कोशिश कर रहे होते कि अब इनको कैसे तैयारी करवानी है, सिलेबस तो कंप्लीट करवाना है, किस साइड पर ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि आपके सिलेबस के मुताबिक 50% थ्योरी है और 50% क्या है, न्यूमेरिकल। बट कंप्लायंस की वजह से मुझे लग रहा है कि थ्योरी के वो वाले टॉपिक जिनको कंप्लायंस जहाँ पे की जाती है उस पर हम ज़्यादा जोर दे के पढ़ेंगे, सिलेबस सारा करवाना। नेक्स्ट सिलेबस, जी सिलेबस सारा करवाना है, कोई कंसाइज लर्निंग, कोई शॉर्टकट नहीं होगा, बिल्कुल। मैं आपको शॉर्टकट बना दूं, मैं आपको 100 घंटों की बजाय 50 घंटों से पास करवा सकता हूं। क्या यहां पे पेपर देना या फाइनल में भी देना है, फाइनल में भी देना। अगर यहां पे आपको समरियां शॉर्टकट मैंने करवा दी तो फाइनल में क्या करोगे? अच्छा सिर्फ फाइनल में देना है या आगे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है? प्रैक्टिस भी करनी। मैं आपको शॉर्टकट बना दूं, तुक्के बना के पास करवा दूं, फाइनल में परेशान, चलो फाइनल भी किसी तरह से पास करके। भाई ये प्रोफेशनल स्टडी है, ये सारी जिंदगी आपके पास चलनी है। क्या उस टाइम पे सजाद साहब की स्लाइड्स या नोट्स होंगे आपके पास? नहीं, आपके पास कानून तो चेंज होते रहते। जैसे मैंने बताया 30 को हर दफा नया बजट आ जाता है, नया कानून। अगर आपने सही तरह से कानून नहीं पढ़ा होगा तो शायद आपके लिए क्या हो जाए, प्रॉब्लम। क्योंकि सिर्फ पेपर पास नहीं करना, एफएससी नहीं है, मैट्रिक नहीं है, बल्कि आपको क्या होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो भाई हम तो आपको सारे का सारा सिलेबस करवाएंगे। हाँ, जिधर से पेपर ज़्यादा आता है उधर ज़्यादा टाइम लगवाएंगे,
और जिधर से पेपर थोड़ा कम आता है उसकी अंडरस्टैंडिंग दे के आगे चले जाए। क्लियर हो गया? तो मैं फिर से कह दूं, मैं कोई किसी तरह की कंसाइज लर्निंग, कोई शॉर्टकट नहीं कराऊंगा और पूरे का पूरा क्या कराऊंगा, सिलेबस कराऊंगा। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने पलटी खाई और हमारा वो शॉर्टकट तुक्का, वो जो हमने कंसाइज लर्निंग की थी वो कामयाब ना रहा, तो हम क्या करेंगे? क्या हम रिस्क ले सकते हैं? हमारे पास 6 महीने। तो ये दो बातें होती है, एक एग्जामिनर जिधर जाए भाई सिलेबस में ये होगा ना, हम पास कर लेंगे। दूसरा, हमने इस पेपर को प्रोफेशनली पढ़ना ताकि हमारे फाइनल में 50% इसी का सिलेबस है। फाइनल भी पढ़ाता हूं, फाइनल में 50% अगर इसी का है, ठीक है, तो हमें अगर हमने सही तरह से पढ़ा होगा तो हमें वहां भी काम आ जाएगा। फिर जब आर्टिकल करने जाएंगे, कोई टैक्स में करेगा, कोई ऑडिट में करेगा, और ऑडिट में भी करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पढ़ा हुआ है, कोई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कुछ फिगर्स होती है ना, ये तो इसका मतलब है ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, नीचे प्रॉफिट, दरमियान में क्या होगा? टैक्स होगा। तो वो कैलकुलेशन चाहे सिर्फ ऑडिट में करें आर्टिकल, टैक्स का फिर भी आपको नॉलेज है, होना चाहिए, ये जरूरी है। थारो नॉलेज होना चाहिए या बस तुके तुके वाला? थारो नॉलेज होना चाहिए। हम प्रोफेशनल, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, हमने एक अच्छा कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। हमने वकील की तरह नहीं बनना, हम वकीलों की तरह, हमने प्रॉपर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। हमने CMS की तरह नहीं बनना, ठीक है, हमने किसी और बॉडी की तरह नहीं बनना, हमने उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट को होना चाहिए। क्लियर हो गया जी? ये सारा इंट्रोडक्शन हो गया। आप अपना इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह मार्क्स से करवाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह टेस्ट से करवाएंगे, आपका वही इंट्रोडक्शन है, और इंशाल्लाह पास होंगे, दुनिया को आपका इंट्रोडक्शन का पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? चले हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, मेरा क्या है, अब बुक होगी जी, आई कैप की बुक होगी, लेकिन आई कैप की बुक 100% हम वही फॉलो करेंगे। आई कैप की बुक का मसला ये है, वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। वो लिखते हैं FCAs प्लस एमाइल वुल्फ, यूके की एक कंपनी है, वो मिल के लिखते हैं। वर्डिंग तो बड़ी आसान होगी, नहीं वो आसान नहीं होती। हमने थोड़ा सा ला की वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज करके, ताकि वो थोड़ा आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। पास भी तो करना है, ठीक है, ला तो पढ़ना है, तो उसी आई कैप की बुक को हम कंसाइज करके नोट्स बनाएंगे, और आपको हर चैप्टर के क्या दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, आप कहाँ पे खड़े हैं? अक्टूबर है, नवंबर है, फिर क्या है, जनवरी है, फरवरी है। इसका मतलब है 4 से ज्यादा महीने रहते हैं। नहीं समझ आई? और जो कानून थोड़ा सा चेंज हो गया और 4 महीने पहले आ गया, तो वो तो आई कैब ने टेस्ट कर लेना। अगर बुक का आ गया तो उसको चेंज करना मसला हो जाता। क्लियर हो गया? तो इस वजह से भी नोट्स देते हैं। फिर क्या होता है, आपको जो नोट्स मिलेंगे, अभी मैं एक लॉन्ग बैच पढ़ा रहा हूँ, 100-250 स्टूडेंट है, ऑनलाइन वगैरह मिला, उसमें आपके नोट्स उनसे बेहतर होंगे। ये नहीं हो, सिलेबस तो होगा, थोड़ी बहुत और एग्जांपल्स होंगे, थोड़ा रिफाइन एग्जांपल होंगे, और आपके बाद जो आएंगे उनके फिर, इसलिए थोड़ा सा हर चैप्टर से पहले हम सोचते हैं, उस चैप्टर को रिफाइन करते हैं, थोड़ा और बेहतर करते हैं। ये बात क्लियर होगी? इसीलिए हर चैप्टर के अलग-अलग आपको नोट, थोड़ी सी आपको कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ती है, यार हर दफ़ा फोटो कॉपी कराने पड़ते हैं, बट उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होता है कि हर दफ़ा, यार पिछली दफ़ा मैंने क्लास को कराई थी, ये मैंने पढ़ाया था, इसके बाद एग्जाम्पल थी, कुछ स्टूडेंट जो है वो बात कर रहे थे कि सर इस एग्जाम्पल, तो मुझे एक और एग्जाम्पल करवाना पड़ी, तो इस दफ़ा वो एक और एग्जाम्पल मैंने अभी से इनकॉर्पोरेट कर ली। तो हर दफ़ा पहले से कोशिश करते हैं कि नोट्स को बेहतर बनाएं, अंडरस्टैंडेबल बनाएं। तो हम पढ़ेंगे आई कैप की बुक 100%, लेकिन आई कैप की बुक क्योंकि यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो उसी को थोड़ा यूज़र फ्रेंडली करके आपको नोट्स दिए जाए। क्लियर हो गया? नहीं जी, थ्योरी है 50% और 50% न्यूमेरिकल, ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे उसको हमने न्यूमेरिकली भी टेस्ट करना है, ज़रूर करना। सर जी ज़्यादा न्यूमेरिकल करें, ज़्यादा थ्योरी करें, मैं जैसे करवाऊँ वैसे करते जाए,
बस। आपने तो पहले पेपर नहीं दिया, मैंने दिया हुआ, मैंने फाइनल का भी दिया हुआ, मैंने लैब का भी दिया हुआ है, मैंने पता नहीं काफ़ी सारी और बॉडी का भी दिया हुआ है, मैं आपसे पहले कई दफ़ा पढ़ा भी चुका हूँ। तो मैं जो कहता हूँ चुप करके करते जाए, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, इंशाल्लाह। क्लियर? ये टीचर, वो टीचर, फलां टीचर, क्या किसी टीचर के सारे बच्चे फेल हो जाते? अच्छा, कोई टीचर एक बताएं जिसके सारे बच्चे पास हो। अगर किसी टीचर के एक बच्चा भी पास हो सकता है तो सारे हो सकते। इसका मतलब है मसला कहां पे होता है? स्टूडेंट में होता है। ये ख्याल रखिएगा, मेरे पास कोई फक्की नहीं है, जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूं, समझ रहे? फलां टीचर की बड़ी समझ आती है, सारे पास हूं फिर तो। अगर टीचर अच्छा है तो फिर तो सारे पास हूं। नहीं भाई, पढ़ना किसको पड़ेगा? ठीक है, आप में से ही इंशाल्लाह पास होंगे, और आप में से ही खुदा ना खास्ता कुछ नहीं कर सकते। बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा, उसका क्या करे? वो घर जाके पढ़ नहीं रहा, उसका क्या करे? कोई फक्की नहीं है। तो बेटा कोशिश करें रेगुलर है, रेगुलर है, ठीक है। अगर ऑन एवरेज देखा जाए, ठीक है, बात करनी नहीं चाहिए, बट आपके दिलों को मजबूत करने के लिए हम ये बातें करते हैं। ऑन एवरेज देखा जाए तो परसेंटेज के लिहाज से शायद पाकिस्तान में बेहतर रिजल्ट है मेरा, शायद सबसे, बट स्टिल फेल होते हैं भाई। जो नहीं पढ़ता वो फेल हो जाएगा, और जो पढ़ता है वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। और हम उसी बच्चे के साथ हैं जो डेली आता है। खुदा न खासा कभी कभार को छुट्टी करनी पड़ती तो कर लेता है, वरना डेली आता। पहली बात। दूसरी बात, वो टेस्ट देता है, वो एक आध टेस्ट मिस हो जाए, ये वो एक अलहदा बात है। ये दो काम कर ले तो इंशाल्लाह पास हो जाए, ठीक है। 100% मार्क्स लेने हैं या 50% मार्क्स लेने, आधे फेल भी हो जाए, आधा पेपर नहीं भी आता, फिर भी इसका मतलब है आप 100% तैयारी करके जाएं। कोई अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो फिर भी आप पास हो सकते हैं, लेकिन आपने तैयारी पूरी करके जानी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो कर ले, कोई क्वेश्चन, ठीक है, मेरे मुतालिक, सिलेबस के मुताबिक, इस सब्जेक्ट के मुतालिक, कोई कोर्स के मुतालिक, वे ऑफ टीचिंग के मुतालिक, हम जो मटेरियल देंगे उसके मुतालिक, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई, जी बोले, जी चले, इसका मतलब है कोई क्वेश्चन नहीं है, चले तो फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और सिलेबस को बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। अल्लाह आपको कामयाब करे और अल्लाह मुझे अच्छा पढ़ाने की तौफीक दे, अल्लाह आप सबको अच्छा पढ़ने की तौफीक दे, ठीक है। नहीं जी, आज मेरी जिम्मेदारी 100%, आप लोगों की 0%। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा जिम्मेदारी इधर से इधर मुंतकिल होती जाए। जब हम आखिरी लेक्चर लेंगे तो आपकी जिम्मेदारी 100% और मेरी 0%। ये जिम्मेदारी है। अब बैठ गए, अब आप जब आप पीआरसी में आए थे, आप राइज के नाम से आए थे, अब आप आए हैं सजाद के नाम से, तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि कैफ में तो स्टूडेंट कहीं भी जा सकता है। अब हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये मैं फिर बता रहा हूं, प्रोफेशन तो है ही नहीं, पैशन। तो आप इंशाल्लाह आज बैठ गए, जो पहले मेरे स्टूडेंट थे, ठीक है, जो नहीं है वो आज बन गए। तो इंशाल्लाह इस जिम्मेदारी को 100% ऐसे समझते हुए कि एक तो रिज़्क़ हलाल है, कुछ ना कुछ तो ले ही रहा होगा राइज से, आप भी कुछ ना कुछ पे कर रहे होंगे, एक तो उसको पूरा करना है। दूसरा एक जिम्मेदारी है, यही बात है कि जनाब जो ये आए बैठे हैं, इनके खुदा न खास्ता 6 महीने पे कोई बात क्वेश्चन मार्क ना लगाए। हर वो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाए, ठीक है। एक दफ़ा फिर से दुआ, अल्लाह आपको कामयाब करे। ले जी चलते हैं। 5 हेड्स, जितना टैक्स है उसमें से हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, और उसके 5 हेड होते हैं। जितना हम टैक्स पढ़ेंगे उसमें से कौन से वाला?
क्या हम कुछ और भी पढ़ेंगे? यस पढ़ेंगे, सेल्स टैक्स, लेकिन अभी नहीं। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? इनकम टैक्स। ठीक है, अभी कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा, अभी मैनेज नहीं पढ़ा रहा कि शेल हो तो क्या करना है, विल हो तो क्या करना है, मे हो तो क्या करना है। बस हम डायरेक्टली शुरू करने लगे। ये याद कहां से करना है? कहीं से भी नहीं करना। नोट्स कहां से मिलेंगे? आपके वो जो ग्रुप बनाने में है वो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आज या कल में आपको या तो ग्रुप बन जाएगा और उसमें नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे और ऊपर किस पे रखवा दिए जाएंगे? फोटोकॉपियर के पास। और अगर वो ना कर सके तो एक वो QR कोड होता है, उसको वो शहबाज साहब ले आएंगे, वो आपसे स्कैन कराएंगे, वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे? ग्रुप में ऐड होते जाओगे। ठीक है, तो ये आजकल में हो जाएगा। तब तक हमने नोट से ना पढ़ना है ना पढ़ाना है। हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे, आप अपने पास नोट कर लेंगे। अब भी हमने आपका कंसेप्ट बनाना। कितनी तरह के लॉ पढ़ने हैं? इनकम टैक्स और एक सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स हम बाद में पढ़ें, अभी हम क्या पढ़ने हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं, मतलब जितनी भी इसका मतलब होती है। अच्छा, नाम क्या है? इनकम पे टैक्स, इनकम टैक्स, सेल पे टैक्स, सेल करोगे प्रॉफिट पे टैक्स, कॉस्ट ऑफ सेल पे टैक्स, नहीं किस पे? सेल पे। रेवेन्यू पे टैक्स, ये रेवेन्यू पे टैक्स। ये क्या है? सेल पे टैक्स। कॉस्ट ऑफ सेल पे किस पे? इनकम पे, प्रॉफिट पे टैक्स। क्लियर हो गया? तो जब मैं लिखता हूं पहला हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो इसका क्या मतलब होगा? सेल्स 100 रुपए की माइनस, ये लफ्ज न्यू तो नहीं? चले, इस पे टैक्स ये देना है या इस पे टैक्स होगा? इस पे टैक्स होगा। कोई 10% हो सकता, कितना? 2 रुपए। ये इनकम टैक्स है। नहीं समझे? तो इनकम पे टैक्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इस पे फिर टैक्स। तो फिर हमें पता तो चले इनकम कौन सी है, उनको क्या कहते हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स हैं, एक हेड का नाम है। इसके अलावा भी कहीं पे किसी की इनकम होती है? एक बंदा बिजनेस करता है और क्या कर सकता? जॉब करता है, जॉब करता है, तो उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी सारी की सारी गवर्नमेंट को दे देनी है या सैलरी पे टैक्स? सैलरी पे टैक्स, यही 10%, 20%। क्लियर हो गया? चले, अच्छा कोई और भी इनकम बताए, आपने सोचना। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक बंदे ने बिल्डिंग ली और उसको किराए पे दे दिया। यस, इनकम फ्रॉम, ये ठीक है ना? ये समझ आ गई? ओके, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है। चौथा, एक बंदा है प्लाट, प्लाट लेता है, प्लाट बेच देता है। अगर तो किराए पे दे दे, वो कौन से वाला? अगर खरीदे 10 लाख का, 12 लाख का बेचे, तो इसमें इनकम कितनी हुई? 2 लाख। इसकी बात कर रहे ना 10 लाख की ना, बेचा कितने का? 12 लाख। खरीदा कितने का? उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। 10 लाख पे या 12 लाख पे? 2 लाख पे। 100 रुपए पे, 80 रुपए या 20 पे? 20 पे, इनकम पे। हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो कहीं फिट नहीं होती उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 2 मिनट और।
इनकम फ्रॉम अदर। ले जी, हमारा सारा इनकम टैक्स इन अदर सोर्सेज कैसे कह सकते हैं कि जनाब अब जो कोई भी गद्दी नशीन है, इनकम तो आ रही है, बिजनेस नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते, स्पिरिचुअली अच्छा नहीं लगता, सैलरी नहीं नहीं, वो क्या जो बुजुर्ग थे उन्होंने उसको मुलाजमत पे रखा हुआ है, नहीं, प्रॉपर्टी भी नहीं, किराए पे नहीं दिया हुआ दरबार, नहीं, कैपिटल गेन दरबार बेचा भी नहीं है, तो फिर ये कौन से वाली होंगे? कोई जहाँ पे फिट ना हो, जैसे जो है कहीं से आपकी लॉटरी निकली, ठीक है, लॉटरी है, ठीक है, प्राइज है, सदर साहब ने अवार्ड दिया, आपने खुदा न खासा बोर्ड टॉप कर लिया, अब आपको कोई पैसे मिले, अब ये क्या है? ये ना बिजनेस है, ये कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर। ऐसी इनकम जो किसी और हेड में ना फिट हो रही हो, वो किधर जाती है? ठीक, तो जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे, इन 5 में से कोई इनकम होगी और वो सारी की सारी गवर्नमेंट को दे देंगे? नहीं नहीं, उस पर कुछ परसेंटेज क्या करेगी? लगेगी। यानी अगर मेरी कितनी इनकम है 20 रुपए, तो उसका 10% मैं गवर्नमेंट को दूंगा, तो 2 रुपए 20 में से क्या? ये है इनकम टैक्स। ये क्या है? इनकम है। हमने क्या पढ़े? हेड्स ऑफ इनकम टैक्स या हेड्स ऑफ इनकम? हेड्स ऑफ इनकम। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम है। क्लियर हो गया? चले, हमने हल्का सा पढ़ लिया ताकि हमारा आज का दिन भी ज़ाया ना जाए। और शहबाज साहब आए हुए हैं, वही QR कोड, ताकि आपका ग्रुप बन जाए, आपको नोट्स ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे जैसे आपको देते जाएंगे, अपडेटेड नोट्स देते जाएंगे, तो अभी आप ग्रुप्स में ऐड हो जाए, तो कल इंशाल्लाह हम, अच्छा यही वाले जो नोट्स आज आपको ग्रुप बन जाए ना, तो ग्रुप में आपको नोट्स दे देंगे, यही वाली बुक शॉप पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगले जब चैप्टर मिलेगा तो इंशाल्लाह वो उसको ज़रा मज़ीद और बेहतर करके हर दफ़ा मिलेगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। जज़ाक